भेड़िया। ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? एक जानवर जो कि काफ़ी ज़्यादा खूंखार होता है और अगर वो गुस्सा हो जाए तब वो सामने वाले को चीर फाड़ देता है। भेड़िए जो होते हैं वो झुंड बनाकर जंगल में रहते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग कहते हैं कि भेड़िया मानव भी होते हैं। भेड़िया मानव एक ऐसा जीव जो कि मानव और भेड़िया दोनों बन सकता है। और आज मैं आप सभी को भेड़िया मानव की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानियां और आवाज़ आपको पसंद आएगी। अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तब वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं भेड़िया मानव की कुछ डरावनी कहानियों को। अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, कहानियाँ शुरू हो रही हैं। ये बात है उस वक्त की जब मैं छुट्टियां मनाने के लिए एक खूबसूरत सी जगह पर गया हुआ था। मैंने उस जगह के बारे में काफ़ी बातें सुनी थी कि वो जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और शांत है। लेकिन मैंने एक बात और भी सुनी थी और वो बात थी कि वहाँ उस जगह एक भेड़िया मानव रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे बचपन से ही भूत प्रेतों और डरावनी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रही है और इसी दिलचस्पी की वजह से मैंने वहाँ जाने का प्लान बनाया था। मैंने सोचा था कि साथ ही साथ घूमना फिरना भी हो जाएगा इतनी अच्छी जगह पर, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है मुझे भेड़िया मानव देखने को मिल जाए। मेरे लिए ये बहुत मज़ेदार बात थी। मैं वहाँ पर सुबह सुबह के वक्त पहुँचा और हर जगह सिर्फ पेड़ पौधे और हरियाली ही थी। सबसे पहले तो मैंने एक होटल की तलाश करी और उसके बाद मैंने होटल में रूम लिया। रूम लेने के बाद सबसे पहले मैंने कुछ घंटे आराम किया और कुछ खाया पिया। और जब मैं बोर होने लगा तब मैंने सोचा कि चलो अब पता किया जाए कि आखिर भेड़िए मानव का माजरा क्या है। इसलिए मैं वहाँ के रिसेप्शनिस्ट के पास गया। मैंने उस रिसेप्शन वाले से पूछा, अरे ज़रा सुनिए, मैंने सुना है यहाँ पर कोई भेड़िया मानव घूमता है, क्या ये सच है? और जैसे ही मैंने ये बात उस रिसेप्शन वाले से कही, उसके कंप्यूटर कीबोर्ड पर चलते हुए हाथ रुक गए और उसने मेरी तरफ देखा। मुझसे उसने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? भेड़िया मानव जैसी भी कोई चीज़ होती है क्या? ये जो भी आपने सुना है ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मुझे लगा कि ये जो रिसेप्शन वाला है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी शक्ल साफ साफ बता रही थी। जैसे ही मैंने भेड़िया मानव का नाम लिया था उसके माथे पर पसीने का एक बूंद आ गया था, जो कि साफ साफ गवाही दे रहा था कि वो झूठ कह रहा है। वो घबरा गया था। उसे शायद डर था कि अगर ये बात और जगह फैली तब लोग वहाँ पर घूमना आना बंद कर देंगे और फिर उसका होटल नहीं चलेगा, जो कि सही बात थी। इसलिए शायद वो झूठ कह रहा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन भी नहीं था। हो सकता था कि सच में भेड़िया मानव वहाँ पर ना हो। रात हुई और मैं अपने रूम में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था और अपने ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद जब मैंने कॉफ़ी का कप साइड पे रखा तब मैंने अपने रूम की तरफ ध्यान दिया कि वहाँ एक खिड़की भी थी। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे खिड़की के बाहर देखना चाहिए कि आखिर नज़ारा कैसा है। मैंने खिड़की का जो दरवाज़ा था उसे खोल दिया और बाहर देखने लगा। बाहर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। दूर दूर तक सिर्फ हरियाली जंगल नज़र आ रहे थे। वहाँ से चलती चलती ठंडी हवाएं काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन तभी अचानक से मैंने एक बात गौर करी। मैंने गौर किया कि वो जो पेड़ थे वो थोड़ा बहुत हिल रहे थे।
जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात थी। मैंने वहाँ ध्यान से देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया अंधेरे के अलावा, लेकिन जो पेड़ थे, पेड़ की जो टहनियाँ थी वो हिल रही थी। माना मैंने कि हवाएं थोड़ी तेज़ थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो पेड़ को हिलाने लगी। ज़रूर कोई और बात थी, इसलिए मैंने एक टॉर्च निकाली और उस तरफ रोशनी करी, और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरा मुंह जो था वो खुला का खुला रह गया। मैंने देखा कि 2 लाल आंखें वहाँ चमक रही थी और एक खूंखार जबड़े वाला भेड़िया वहाँ लेटा हुआ था, और वो कोई आम भेड़िया नहीं था। उसकी हाइट एक इंसान से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा थी। उसकी हाइट तकरीबन 8 से 9 फीट थी, और उसकी लाल डरावनी चमकती हुई आंखें देखने के बाद मेरी जो नींद थी वो पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मेरे जो शरीर में खून बह रहा था वो धीरे धीरे जमना शुरू हो गया था, और मेरी नज़र उस भेड़िए से हटी नहीं रही थी। उस भेड़िए के चेहरे पर जैसे ही रोशनी पड़ी, उसका ध्यान मेरी तरफ गया और उसने मुझे मुड़कर देखा, और जैसे ही उसने मुझे मुड़कर देखा मेरी जान गले में आ गई। मुझे लगा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन वो भेड़िया मानव वहाँ से खड़ा हुआ और मुझे देखकर गुर्राने लगा, और गुर्राते गुर्राते वो अंधेरे जंगल में कहीं भागकर चला गया। मुझे नहीं पता कि वो आखिर कहाँ गया, लेकिन मेरी हालत ज़रूर ख़राब हो गई थी उसके एक बार देख लेने से। मैं भागता हुआ नीचे रिसेप्शन पर गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो भेड़िया मानव कहीं होटल के अंदर घुसकर हमला ना कर दे। इसलिए मैं रिसेप्शनिस्ट को ये सारी बातें बताने गया, और जैसे ही मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि रिसेप्शन पर कोई भी नहीं था। रिसेप्शन खाली पड़ा हुआ था। मैंने आसपास देखा तो कोई और स्टाफ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तभी एक वेटर वहाँ से गुजरा और मैंने उससे सारी बातें बताई, जिसके जवाब में उसने मुझसे कहा, अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? भेड़िया मानव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्यों मजाक कर रहे हो आप? उस वेटर ने मेरी बात का यकीन नहीं किया, और ये लाजमी भी था। अगर कोई भी आकर कहे कि उसने भेड़िया मानव देखा है तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, और उस वेटर ने भी मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया। तभी वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट आया और उसने मुझे घबराया हुआ देखा, तो उसने मुझसे पूछा, क्या हो गया सर, आप घबराए हुए क्यों हैं? जिसके जवाब में मैंने उसे बताया कि मैंने भेड़िए मानव को देखा है। और जैसे ही ये बात उसे रिसेप्शन वाले ने सुनी तब वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा, सर आप क्यों मजाक करते हैं? भेड़िया मानव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप प्लीज़ रूम में जाइए और आराम करिए। सुबह जो आपने बुकिंग करी है घूमने की, उसके लिए टैक्सी आ जाएगी, समझे आप? इसलिए आप सो जाइए, वरना सुबह आपको प्रॉब्लम होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी बातों का कैसे यकीन दिलाऊं उन्हें। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं चुपचाप अपने रूम में आ गया और पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर वो भेड़िया मानव अगर मुझ पर हमला कर देगा तब मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगा। सुबह के तकरीबन 9 बजे मेरा जो होटल रूम का फ़ोन था वो बजा, और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर आपकी टैक्सी रेडी है, आप टूर पर जाने वाले थे ना, आप रेडी होके आ जाइए। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और घबराया हुआ भी था। मैं चाहता तो वहाँ से निकल सकता था, लेकिन मुझे काफ़ी दिनों बाद छुट्टियाँ मिली थी और मैं छुट्टियों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि वो भेड़िया मानव हो या ना हो, अपनी छुट्टियों को मैं अच्छे से बिताऊंगा। इसलिए मैं रेडी हो गया टूर पर जाने के लिए। जब मैं टूर पर पहुंचा तो मौका पाते ही मैंने वहाँ का जो गाइड था मैंने उससे पूछा, अरे भाई सुनो, मैंने सुना है यहाँ पर भेड़िया मानव रहता है। और जैसे ही ये बात उस टूरिस्ट गाइड ने सुनी तो उसके चेहरे का रंग उतर गया
और उसने मुझसे कहा, अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ कोई भेड़िया मानव नहीं रहता सर, प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप फालतू के वहम मत पालिए। और जैसे ये बात उसने कही तो मैं सोच में पड़ गया कि जिससे भी मैं यहाँ पर पूछता हूँ भेड़िया मानव के बारे में, वो पहले तो घबरा जाता है और उसके बाद ना करने लगता है। हो ना हो ज़रूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। सब झूठ क्यों कह रहे हैं? सबके चेहरे का रंग बता रहा है कि भेड़िया मानव यहाँ पर है, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन मैं वहाँ की जितनी भी जगहें थी वहाँ घूमा और उसके बाद रात के वक्त टैक्सी ड्राइवर ने मुझे होटल के बाहर छोड़ दिया। जब मैं होटल के अंदर घुसा तब मैंने देखा कि रिसेप्शनिस्ट जो था वो कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। पहले तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद जब मैं अपनी रूम की तरफ बढ़ने लगा तभी मुझे चीज़ें गिरने की आवाज़ आई। मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। भागता हुआ मैं रिसेप्शन पर वापस आया तो मैंने देखा कि वो रिसेप्शन वाला दर्द से कर्रा रहा था और वो रिसेप्शन से निकलकर होटल के बाहर भाग गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और जैसे ही मैं होटल के बाहर गया तो मैंने देखा कि वो रिसेप्शनिस्ट भागता हुआ जंगल में घुस गया और तभी जंगल में से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, जैसे न जाने क्या हो गया हो। मुझे लगा कि शायद उसे कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं एम्बुलेंस को कॉल मिलाने जा ही रहा था। तभी वहाँ पर एक खूंखार भेड़िए मानव की आवाज़ गूंजने लगी और वो आवाज़ सुनकर मेरे हाथ पैर जाम हो गए। मैं जैसे तैसे गिरता पड़ता हुआ वापस होटल के अंदर घुस गया और भागता हुआ सीधा अपने रूम में गया और अपने रूम के दरवाजे को लॉक कर लिया। मैंने अपने खिड़की के दरवाजे को खोला क्योंकि मुझे पता था कि हो ना हो वहाँ से कुछ ना कुछ तो नज़र आ ही जाएगा, क्योंकि वो भागते हुए रिसेप्शन वाला जंगल में ही गया है। मैंने खिड़की को खोला तो मैंने देखा कि होटल के बाकी मेंबर्स भी भागते भागते जंगल में जा रहे थे और उसके बाद जंगल में से भेड़ियों की काफ़ी खूंखार आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनने के बाद मैं थोड़ा घबरा गया। पहले तो मुझे लगा कि वहाँ कोई झुंड आ गया है जो कि भेड़ियों का है, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ एक होटल का स्टाफ जो कि वेटर था वो वहाँ दर्द से कर्रा रहा था और धीरे धीरे उसके शरीर पर ढेर सारे बाल आने लगे और वो देखते ही देखते एक भेड़िए मानव में तब्दील हो गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना इतना ज़्यादा तेज़ था कि मेरे जो कान थे वो दर्द करने लगे। और वो अकेला नहीं था, जंगल में कई सारे भेड़िए मानव थे। इसका मतलब उस होटल में जितना भी स्टाफ काम करता था वो सब भेड़िए मानव थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात है। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे वहाँ अब नहीं रुकना है। मैं वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन बाहर का अंधेरा देखकर मेरी हालत ख़राब हो रही थी और मुझे लग रहा था कि अगर मैं रात के अंधेरे में निकलूँगा तो हो सकता है भेड़िए मानव मेरा शिकार कर ले। मैं पूरी रात उस होटल के रूम में बंद रहा और जैसे ही सुबह हुई मैं वहाँ से निकल आया। फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे अलावा पूरे होटल में कोई रुका ही नहीं था। पूरा होटल खाली पड़ा हुआ था और मैं समझ गया कि आखिर होटल खाली क्यों पड़ा रहता है। मैं रिसेप्शन पर आया तो रिसेप्शन पूरी तरह से खाली था। इसका मतलब वो भेड़िया मानव होटल में वापस नहीं आया था और यही मौका देखकर मैं वहाँ से निकल आया। मैं भागता हुआ मेन रोड पर गया और मैंने वहाँ से रिक्शा ली और सीधा वहाँ से निकलकर अपने घर आकर ही रुका। उसके कुछ ही दिनों बाद मैंने न्यूज़ में देखा कि वहाँ उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं और लोगों की लाशें काफ़ी बुरी हालत में मिल रही हैं। जितने भी लोग वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं उनकी
लाशें बाद में जंगल में मिल रही हैं और वो कौन कर रहा है कोई इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था। लेकिन मुझे पता था कि इन खतरनाक हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो कत्ल जो थे वो रुक गए और अचानक से मुझे पता चला कि वो जो होटल था वो बंद हो चुका है। न जाने वो कहाँ दुनिया के कौन से कोने में भेड़िया मानव बनकर आतंक मचा रहे होंगे। मेरा नाम ब्रूस है। बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मेरे दोस्त थे जिसमें से एक का नाम डेव था और एक का डैनियल। हम तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हम तीनों साथ में ही कॉलेज जाते थे और साथ में ही रहते थे। पूरा कॉलेज हमारा साथ में ही बीतता था, जिसकी वजह से हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। हमारा जो कॉलेज था वो एक सुनसान वीरान इलाके में था। हमारे कॉलेज के पास एक खंडहर था जो कि काफ़ी ज़्यादा भुतहा था। उसके बारे में लोग काफ़ी सारी बातें करते थे। कोई कहता था उस खंडहर के ऊपर भूत प्रेतों का साया है और कोई कहता था कि उस खंडहर पे रात के वक्त भेड़िया मानव आता है। ऐसे ही न जाने कितनी बातें होती थी उस खंडहर के बारे में। और एक दिन बातों ही बातों में मेरे दोस्तों में यही बात निकल के आ गई कि क्या वो जो भूतिया खंडहर है उसमें सच में कुछ भुतहा कुछ अजीब है या फिर सिर्फ अफवाहें हैं बातें। मेरे एक दोस्त ने इसी बात का पता लगाने के लिए हमसे कहा कि क्यों ना हम तीनों वहाँ पर जाएं और रात के वक्त देखें कि क्या सच में वहाँ पर कुछ अजीब है या नहीं। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मेरा दिल नहीं माना, लेकिन जो मेरे दोस्त थे डैनियल और डेव, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो दोनों मान गए थे। लेकिन मेरे दोस्त मान गए थे, वो जाना चाहते थे और वो साथ में मुझे भी ले जाना चाहते थे। मैं वहाँ पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे दोस्ती की कसम दे दी और कई सारी ऐसी बातें जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद मुझे चलना चाहिए। रात के वक्त मैं और मेरे दोस्त उस भूतिया खंडहर पर जाने के लिए निकल गए और एक मेन रोड पर मिले। हमारा प्लान था कि हम तीनों साथ में जाएंगे और वहाँ कुछ देर रुकेंगे और देखेंगे कि कुछ अजीब है कि नहीं। हम तीनों दोस्त साथ में वहाँ पर गए और वहाँ का मुआयना लेने लगे और हमें पता चल गया कि लोग उस जगह को भूतिया क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमें महसूस हो रही थी और वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो खंडहर ऐसा लग रहा था देखने में जैसे अंदर से न जाने कितनी आत्माएं अभी निकलकर हमें खा जाएंगी। उस खंडहर की तरफ बढ़ता हुआ एक एक कदम ऐसा लग रहा था जैसे हमारी ज़िंदगी के आखिरी कदम है। धीरे धीरे वहाँ की जो हवा थी वो तेज़ होने लगी। मैंने अपने दोस्त से कहा, हे डैनियल, डेव, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से चलना चाहिए? जिसके जवाब में मेरे दोस्तों ने कहा, अरे क्या चलना चाहिए, अब इतना अंदर आ गए तो थोड़ा और अंदर जाके देखते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, चल जल्दी। मेरे दोस्त के कहने पर हम सब अंदर चले गए और जैसे ही हम खंडहर के पास पहुँचे तब हमने देखा कि वहाँ एक आदमी पहले से बैठा हुआ था और वो आदमी काफ़ी अजीब सा लग रहा था। उसने काफ़ी अजीब कपड़े पहने हुए थे जो कि कोई नॉर्मल इंसान जो कि शहर वगैरह में रहता है वो नहीं पहनता। उस आदमी ने कुछ अलग से कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही हमने उसको देखा तब हमने चैन की सांस ली। हमें लगा कि शायद वो आदमी उस खंडहर के आसपास रहता है तो वो हमें खंडहर के बारे में जानकारियाँ दे सकता है। इसलिए हम तीनों दोस्त वहाँ पर गए और मेरे एक दोस्त ने, जिसका नाम डेव था, उसने उस आदमी से पूछा, अरे ज़रा सुनो, क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, उस आदमी ने हमारी तरफ देखा और उसने हाँ में सर हिलाया। और जैसे ही मैंने उस आदमी की शक्ल देखी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उस आदमी की आंखें थोड़ी लाल थी।
मेरे दोस्त डेव ने फिर उस आदमी से पूछा, क्या यहाँ पर कोई भेड़िया मानव रहता है या कोई भूत प्रेत? और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, तब उस आदमी ने ना में सर हिलाया और हमें वहाँ से चले जाने का इशारा किया। जैसे ही हम तीनों ने उस आदमी का वो इशारा देखा तो हमने उससे पूछा, आखिर बात क्या है, तुम हमें चले जाने के लिए क्यों कह रहे हो? फिर उस आदमी ने हमसे कहा, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई भूत प्रेत या भेड़िया मानव नहीं है, समझे? निकल जाओ यहाँ से। जैसे ही मैंने ये बात सुनी, तब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें वहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मेरे जो दोस्त थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे दोस्तों ने उस आदमी से बार बार पूछा, तुम कैसे कह सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है भेड़िया मानव, हमने बहुत बातें सुनी है। और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, तब वो खड़ा हुआ और उसने कहा, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? क्या तुम्हें भेड़िया मानव देखने का ज्यादा ही शौक है? मैंने तुमसे कहा ना, भेड़िया मानव जैसी कोई चीज नहीं होती यहाँ, इसलिए चले जाओ यहाँ से, वरना रात बहुत ज्यादा हो गई है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, समझे? लेकिन मेरे जो दोस्त थे वो नहीं मान रहे थे। मैं भी उन्हें समझाने लगा कि हमें चलना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त जो थे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी वो जो आदमी था वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वो अपने शरीर को खुजाने लगा और अजीब अजीब चेहरे बनाने लगा, जिसे देखकर हम तीनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गए। और उस आदमी ने हमसे कहा, चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे, चले जाओ। और देखते ही देखते उसके शरीर पर कई सारे बाल आने लगे और उसका जो मुंह था वो एक भेड़िए के मुंह में तब्दील हो गया, जिसे देखने के बाद मैं और मेरे दोस्त वहाँ से उल्टे भागे। हमें समझ आ गया था कि हमने ये अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। और वहाँ आसपास सिर्फ भेड़िए की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं और मेरे दोस्त काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भाग रहे थे और जैसे तैसे करके वहाँ से निकले। लेकिन हम जितनी दूर तक भी भाग रहे थे, तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर तक हमें उस भेड़िए की आवाज़ सुनाई दे रही थी और हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो भेड़िया मानव हमारे पीछे ही है। उस दिन हम शुक्रिया अदा करते हैं ऊपर वाले का कि हमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर हम उस भेड़िए मानव के हाथ में आ जाते तब वो रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात बन जाती। इस बात में कोई शक नहीं है। मार्क तकरीबन 1 महीने की छुट्टी बिताने के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस आया था। वो अपने पुराने साथियों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी अचानक से वहाँ मिलिट्री कैंप में एक अनाउंसमेंट हुई, जिसमें बताया गया कि एक ज़रूरी मीटिंग कुछ ही देर में होने वाली है। मार्क अपने कई साथियों के साथ उस मीटिंग में पहुंचा और वहाँ एक जनरल ने बताया कि सोल्जर्स, हमारे जो एक जनरल थे वो एक ऑपरेशन के लिए एक फोर्स को लेकर जंगलों में गए थे, लेकिन काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लापता हो गए हैं। वही नहीं, पूरी फोर्स लापता हो गई है। वो कहाँ गए किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है और उन्हें ढूंढने के लिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक फोर्स जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सोल्जर समझ गए होंगे, तो अपने अपने हाथ खड़े करिए जो कि इस ऑपरेशन में जाना चाहता है। जब मार्क ने ये सारी बातें सुनी तो उसे पता लगा कि जो उसके फेवरेट जो जनरल है वो इस ऑपरेशन में गए थे और वो उस ऑपरेशन से वापस नहीं लौटे। वही नहीं, पूरी फोर्स वहाँ गायब हो गई है और वो कहाँ गई है किसी को कुछ पता नहीं। और जब मार्क को ये पता चला तो उसने अपने हाथ को खड़ा किया और काफ़ी सोल्जर्स ने अपने हाथ को खड़ा किया और फिर वो सारे सोल्जर्स अलग हो गए। और वहाँ जो मीटिंग में जो जनरल था उसने कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप में से इतने लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। ये ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी उन खतरों का सामना कर पाएंगे। वो जो जंगल है वहाँ पर कई सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं और वहाँ खतरों की कोई कमी नहीं है। मैं आप सभी को
आप जितने भी सोल्जर्स उस ऑपरेशन में जा रहे हैं हमारे जनरल को लेने के लिए, मैं आप सभी को आधुनिक हथियार मुहैया कराऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे जनरल को लेकर आएंगे। तो अभी से तैयारी कर लीजिए, कल सुबह आप उस जंगल में जा रहे हैं। सारे सोल्जर्स तैयार होने लगे, अपने सामान को पैक करने लगे और फिर तभी अचानक से फैसला लिया गया कि सुबह नहीं, रात के 2 ही बजे उस जंगल में जाया जाएगा। सारे सोल्जर्स लगभग तैयारी थे, सबने पैकिंग वगैरह कर ली थी, तो सारे सोल्जर्स निकलने के लिए तैयार हो गए। उन सबको एक प्लेन में बैठाया गया और उस जंगल के ऊपर उस प्लेन को ले जाया गया और वहां से सारे सोल्जर एयर ड्रॉप हो गए। सारे सोल्जर पैराशूट के जरिए उस जंगल में उतरे और आसपास के माहौल का मुआयना लेने लगे। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और जंगल दिखने में काफी ज्यादा डरावना था, जो कि होता ही है लगभग। दिन के वक्त जितना जंगल खूबसूरत दिखाई देता है, रात में उतना ही ज्यादा डरावना हो जाता है और इस बात का अनुभव वो सारे फौजी अच्छी तरह से कर रहे थे। वो सारे धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वहां पर घूम रहे थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इतने बड़े जंगल में उनके जो जनरल है वो कहाँ गए हैं। उन्हें बताया गया था कि वो सारे जो फौजी और जनरल हैं वो एक ऑपरेशन के तहत उस जंगल के सेंटर में गए थे और जो मार्क था और जो उसके साथी थे उन्हें भी एक मैप दिया गया था, जिसके हिसाब से चलते हुए वो रात के वक्त उस जंगल के बीचों बीच पहुंच रहे थे। तभी अचानक से वहां किसी के होने की आहट उन सोल्जर्स को सुनाई दी और जब उन्होंने आसपास देखा तो कहीं पर कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से वहां किसी के गुर्राने की आवाज आई और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक शेर की थी। जब शेर की आवाज सबने सुनी तो सबने अपनी पोजीशंस को ले लिया और जहां जहां से शेर के हमला करने का चांस था वहां वहां अपने एम को सेट कर लिया। शेर की गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी और उन सबको पता था कि अगर उन सोल्जर्स की नजर इधर से उधर हटी तो वो शेर न जाने कितने फौजियों की जान ले लेगा। सब अपने अपने एम को सेट करके बैठे थे। तभी वही डर सच हो गया और शेर ने हमला कर दिया। शेर काफी ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर था, लेकिन आधुनिक हथियारों के सामने कहाँ टिकने वाला था। ना चाहते हुए भी उन सोल्जर्स को गोलियां चलानी पड़ी। उस शेर को कोई गोली तो नहीं लगी, लेकिन आवाज से वो काफी ज्यादा डर गया और वहां से भाग गया। और जब वो वहां से भाग गया तो सारे सोल्जर्स ने चैन की सांस ली और वो अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। और जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से उन्हें जमीन पर बंदूक मिली, जो कि काफी हाईटेक एडवांस थी। और जब मार्क ने उस बंदूक को देखा तो उसे पता चला कि बंदूक और किसी की नहीं, उसी की फौज की है। इसका मतलब जो पहले जो टीम आई थी वो यहीं कहीं गायब हो गई है, उनके हथियार यहीं पर है। इसका मतलब वो भी यहीं होने चाहिए। उसने उस गन को उठा लिया और अपने साथ रख लिया। वो काफ़ी देर तक घूमते रहे और उन्हें कई सारे हथियार मिले और जब काफ़ी ढूंढने के बाद भी जो पुरानी जो टीम थी उसका पता नहीं चला तो वो सारे जो फौजी अभी अभी आए थे वो सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे। लेकिन तभी मार्क ने कहा, जो हमसे पहले टीम आई थी उसके पास आधुनिक हथियार थे, इसका मतलब कोई जंगली जानवर तो उन्हें नहीं मार सकता। तो क्या है ऐसा यहाँ पर? तभी एक फौजी मार्क को टोकते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता वो सब मारे गए? हाँ, कुछ भी। जिसके जवाब में मार्क ने बोला, तो तुम ही बताओ कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, इतने जो हमारे ताकतवर फौजी थे वो सरवाइव तो कर ही सकते हैं यहाँ पर आराम से। कोई जंगली जानवर तो उन्हें मार नहीं सकता। ऐसी कोई तो चीज होगी यहाँ। अगर वो खो गए हैं तो अभी तक तो मिल जाने चाहिए। हमने जंगल में चप्पा चप्पा छान मारा है और यहाँ पर कोई मदद की निशानी भी नहीं है, क्योंकि हर फौजी जब फंस जाता है कहीं पे तो वो मदद के निशान बनाकर जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं। इसका मतलब तो या तो वो मारे गए हैं या फिर वो किसी बड़ी मुसीबत में है। सारे फौजियों का मुंह बंद था। तभी अचानक से मार्क ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं, चलो फिर से ढूंढते हैं।
इस बार कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सुराग मिलेगा ही। सारे फौजी खड़े हो गए और घूमने लगे और इधर उधर सर्चिंग करते हुए एक फौजी को पेड़ पे लटकी हुई एक लाश मिली, जिसे देखकर उसने बाकी फौजियों को बुलाया। जब सारे फौजी वहां पर आए तो उस लाश को देखकर सबकी आंखें बाहर सी आ गई, क्योंकि वो लाश और किसी की नहीं, उन्हीं के फौज के एक फौजी की थी जिसे काफी बुरी मौत मारा गया था। सारे फौजियों ने उस फौजी की लाश को उतारा और उसे श्रद्धांजलि दी और फिर उसे वापस मिलिट्री कैंप भेजने का फैसला किया गया। मदद बुलाकर उस जवान की लाश को मार्क और उसके साथियों ने वापस मिलिट्री कैंप के लिए भेज दिया और फिर वापस से अपने फौजियों को ढूंढने लगे। उस फौजी की लाश को देखकर इतना तो पता चल गया था कि यहाँ पर कोई बहुत खूंखार सी चीज़ है जिसने फौजी को इतनी बुरी मौत मारा है। कोई जानवर तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो लाश को पेड़ पे नहीं लटका सकता। वो सब सर्चिंग कर रहे थे, तभी अचानक से किसी के गुर्राने की आवाज आई। सारे फौजी वापस से तैयार हो गए, लेकिन इस बार खतरा बड़ा था, क्योंकि एक नहीं कई सारे दुश्मन आए थे और वो दुश्मन खूंखार होने के साथ साथ आदमखोर भी थे। वहां पर एक पूरा भेड़ियों का झुंड था, जो कि जब सोल्जर्स ने आसपास देखा तो कई सारे भेड़ियों ने उन्हें घेर रखा था और सारे भेड़ियों की आंखें चमक रही थी अंधेरे में। सारे सोल्जर्स ने अपने एम को पॉइंट कर लिया और भेड़िए उन पर हमला करे। उससे पहले ही वहां पर अंधाधुंध गोलियां चली, जिसमें कई सारे भेड़िए घायल हो गए और कई वहां से भाग गए। सोल्जर्स ने चैन की सांस ली उन भेड़ियों को भगाने के बाद, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। उन्हें एक बड़े से पेड़ पे से एक आवाज आई। उस पेड़ पे कुछ था और वो पेड़ अपने आप हिलने लगा, जिसे देखकर सारे फौजियों ने वहां पर एम को टारगेट कर दिया और तभी उस पेड़ से एक 8 फुट का भेड़िया मानव कूदा, जो कि इतना ज्यादा भयानक था देखने में कि पूछो ही मत। उन सारे फौजियों ने उस भेड़िया मानव पे इतनी गोलियां चलाई कि वो भेड़िया मानव जमीन पर गिर गया। वो घायल तो हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो घायल तो हो गया था, लेकिन तभी अचानक से उसने वहां एक हाउल किया और कम से कम 5 भेड़िए वहां आ गए। और वो 5 भेड़िए आम नहीं थे, सब के सब भेड़िया मानव थे और सब ने फौजियों को घेर लिया और फिर शुरू हुई वॉर। 5 भेड़िया मानव और बहादुर फौजियों के बीच उन सब में काफी खतरनाक लड़ाई हुई। गोलियां इतनी चली कि पूछो ही मत। गोलियां चलने की आवाज से सारे जानवर जितने भी थे जंगल में सब इधर से उधर भागने लगे। गोली चलने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा, हर जगह सिर्फ तबाही मच रही थी। सारे फौजी कवर लेकर उन भेड़ियों पे गोलियां चला रहे थे, लेकिन वो भेड़िए काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक थे। उन्होंने कई सारे फौजियों को घायल कर दिया और जब फौजी कमजोर पड़ने लगे तो उन्होंने फैसला किया कि यहां से निकलना पड़ेगा। उनमें से एक फौजी ने एक ग्रेनेड को निकाला और उन वेयरवुल्फ्स के ऊपर फेंक दिया और वो जो वेयरवुल्फ्स थे एक्सप्लोजन की वजह से थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और सारे फौजी वहां से थोड़ी देर के लिए भाग गए। जो फौजी घायल थे उनकी हालत खराब हुई जा रही थी। वो जो भेड़िए थे वो एक्सप्लोजन की वजह से कुछ देर के लिए शांत हो गए थे, लेकिन वो सोल्जर्स को छोड़ने नहीं वाले थे, क्योंकि गोली की वजह से एक भेड़िया मानव मारा गया था और जो बाकी भेड़िए मानव थे जो कि घायल थे, लेकिन उनके अंदर बदले की आग जल रही थी और वो सारे सोल्जर्स को मारकर बदला लेना चाहते थे। सारे सोल्जर्स एक अंधेरी सी जगह पर छुपे हुए थे और अपने जो घायल सैनिक थे उनकी मदद कर रहे थे और जो बाकी के जो सोल्जर थे वो खड़े थे, निगरानी कर रहे थे कि वो भेड़िए वापस ना आ जाए। सबके हाथों में बंदूक थी, लेकिन गोलियां काफ़ी ज़्यादा चली थी, जिसकी वजह से गोलियों की कमी आ गई थी और ये सबसे ज़्यादा भयानक बात थी, क्योंकि अगर गोलियां ख़त्म हो गई तो फिर हाथों से लड़ना नामुमकिन सा हो जाएगा।
क्योंकि वो भेड़िए मानव काफ़ी ज़्यादा ताकत को कैरी करते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन, और वो आसानी से सोल्जर्स को मार सकते हैं। मार्क काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया था कि आखिर क्या किया जाए। तभी अचानक से सारे सोल्जर्स को किसी के कर्राने की, दर्द से कर्राने की आवाज़ सुनाई थी, और जब सोल्जर्स ने वहाँ देखा तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो सारे हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि जिस जनरल को वो ढूंढने के लिए वहाँ गए थे वो जनरल घायल हालत में उस अंधेरे कोने में पड़ा हुआ था और दर्द से कर्रा रहा था। जब सारे सोल्जर्स ने उन्हें देखा तो सबके दिल में खुशी तो थी, लेकिन अपने कमांडर के लिए उससे ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि कमांडर की हालत कई ज़्यादा ख़राब थी। वो घायल थे, उनके बॉडी से खून बह रहा था, और जब सोल्जर्स ने उनकी ये हालत देखी तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने अपने कमांडर से कहा कि आपकी हालत किसने की? जिसके जवाब में उस कमांडर ने जवाब दिया, इस जंगल में आम जानवरों के अलावा भी कई सारे जानवर हैं। भेड़िए मानव घूम रहे हैं इस जंगल में। मैं एक ऑपरेशन के लिए आया था इधर, लेकिन उन आदमखोर भेड़ियों ने पूरी फोर्स को मार दिया और मैं अकेला यहाँ पर घायल पड़ा हुआ हूँ। मार्क के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मार्क ने जो कमांड सेंटर था वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश की। मार्क ने कमांड सेंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश की और वहाँ पर एक एरोप्लेन मंगवाया। एरोप्लेन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तकरीबन 4 से 5 घंटे लग ही जाते। तब तक सारे फौजियों को सरवाइव करना था। कई फौजी घायल पड़े हुए थे, वो लड़ नहीं सकते थे, और जो लड़ सकते थे उनके पास गोलियों की कमी थी। खतरा कई ज़्यादा था और उससे भी खतरनाक वो भेड़िए थे, और वही हुआ जिसका डर था। चारों तरफ वापस से भेड़ियों का आतंक शुरू हो गया और वो भेड़िए मानव आ गए वापस से सोल्जर्स से बदला लेने के लिए। सारे भेड़िए मानव को देखकर सारे सोल्जर्स ने अपनी गन्स को उठा लिया और घायल सैनिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके चारों तरफ घेरा बना लिया। सारे सोल्जर्स एक एक करके हर भेड़िए मानव को गोली से भूनने लगे, लेकिन वो भेड़िए मानव भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। उन्होंने कई सारे और सोल्जर्स को घायल कर दिया, लेकिन खतरनाक वक्त तो तब शुरू हुआ जब जो घायल सैनिक थे वो भी धीरे धीरे करके भेड़िया बनने लगे। और जब सोल्जर्स को पता लगा कि वो भी अब भेड़िए मानव बन जाएंगे तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। और ये सब देखकर मार्क काफ़ी ज़्यादा घबरा के वो मना कर रहा था अपने फौजियों को अपने आप को गोली मारने के लिए, लेकिन वो सब नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो खुद को नहीं मारेंगे तो वो भेड़िया बनने के बाद अपने ही लोगों को मार देंगे। सब ने अपने आप को गोली मार ली, जो भेड़िए जो फौजी वहाँ घायल हुए थे, और लड़ाई चलती रही। कई फौजी मारे गए और आखिर में वही हुआ जो बाकी घायल फौजियों के साथ हुआ था। वो जो आखिरी का कमांडर था जिसे बचाने के लिए सारे फौजी आए थे, वो भी भेड़िया मानव बनने लगा और उस कमांडर ने भी खुद को गोली मार ली। गिनती के अब सिर्फ 3 फौजी बचे हुए थे, मार्क और उसके 2 साथी। वो लड़ रहे थे और आखिरी सांस तक लड़ने वाले थे। उन्हें अपने साथियों का बदला लेना था और उन तीनों ने काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई करी और फिर उनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन तीनों ने ग्रेनेड्स को निकाला और उन ग्रेनेड्स की पिन को खींचकर उन भेड़ियों के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। 3 ग्रेनेड एक साथ फटे थे और उस एक्सप्लोजन में वो सोल्जर्स भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे और वो भेड़िए मानव सुन्न पड़ गए थे। उन घायल फौजियों ने जैसे तैसे करके उन भेड़ियों को सुन्न तो कर दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कब तक शांत रहेंगे। उतने में ही वहाँ पर प्लेन आ गया और प्लेन से कुछ फौजी उतरे। जिन्होंने नीचे की हालत देखी तो सबकी रूह कांप गई। वो जो पूरा इलाका था वो पूरा खून से सना हुआ था, हर जगह सिर्फ खून खून था। कहीं भेड़िए की लाश पड़ी हुई थी, कहीं पर फौजी की। ये सब काफ़ी भयानक मंजर था, जिसे देखकर वो सारे फौजी समझ गए जो कि प्लेन से उतरे थे कि मामला बहुत ख़राब है। उन्होंने सारे जो घायल फौजी जो 3 बचे थे
उन्हें रस्सी के जरिए प्लेन तक पहुंचाया और जो भेड़िए थे उन पे कई ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जिसकी वजह से वो भेड़िए मारे गए। जब पूरी दुनिया में यह बात फैली कि कैसे फौजियों ने आदमखोर भेड़ियों को मारा, तो वो सारे फौजी जितने भी ऑपरेशन में थे वो सारे हीरो बन गए और सबको सम्मानित किया गया। मार्क को भी प्रमोशन दे दिया गया और उसके 2 साथियों को भी। लेकिन वो जो लड़ाई थी, वो जो युद्ध था उन भेड़िए मानवों के साथ में, उस युद्ध ने मार्क और उसके 2 साथियों को युद्ध का असली मतलब सिखाया था कि अगर युद्ध हो जाए और दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो तो आपको हार नहीं माननी है, आपको अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करनी है। या तो आपको मरना है या तो आपको मारना है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत आज मार्क काफ़ी बड़ी पोस्ट पर है। लेकिन जब भी उससे पूछा जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम क्या किया है, तो वो गर्व से कहता है, मैंने भेड़िए मानवों को मारा है और अपने मरे हुए फौजियों का बदला लिया है।